हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी और कंटिन्यू ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। घुमा घुमा के ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा फायदा मिलेगा। CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। विकास क्या है? विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है और विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अगला प्रश्न, अनोखा काल हम किसे कहते हैं? अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यकाल को अनोखा काल की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है और आप सभी को पता है ये अवस्था जीन पियाजे के द्वारा दी गई। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा। निगमनात्मक तर्कणा जो होती है, नियमों के ऊपर तर्क करने से संबंधित है। नियमों के ऊपर तर्क करने से संबंधित है, इसे हम कहते हैं निगमनात्मक तर्कणा। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है? भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है? भाषाघात है, एफेजिया कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, मानव विकास में किसका योगदान होता है? मानव विकास में किसका योगदान होता है? मानव विकास में आनुवंशिकता के साथ साथ एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का योगदान होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, इससे हम कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, जैसे एक माता पिता बहुत ही बुद्धिमान है तो बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, ये है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब जो विपरीत गुण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, NCF 2005 से रिलेटेड। NCF 2005 शिक्षण में, कक्ष में शिक्षक की भूमिका को क्या मानता है? एक सुविधादाता की भूमिका मानता है NCF। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन का ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये बताता है कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इसी से संबंधित है मनोसामाजिक सिद्धांत। और इन्होंने लाइफ को 8 भागों में बांटा, 8 स्टेप में बांटा है। अगला हमारा प्रश्न है, RTE के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन, ये इसके अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? इसके अनुसार शिक्षक छात्र का अनुपात प्राथमिक में 30 छात्र पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक में यानी कि जूनियर हाई स्कूल में 35 पर 1 शिक्षक। ठीक है, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको सबके साथ यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। इसमें और भी आगे बढ़ा चढ़ा कर घुमा फिरा करके भी पूछा गया और 1-2 विकल्प और भी दिए होंगे, लेकिन जो एक मेमोरी बेस्ड है और थोड़ा सा एक सार है, वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा किसकी जांच होती है? किसको मापते हैं मूल्यांकन के द्वारा?
मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों को मापा जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक, क्रियात्मक। मूल्यांकन के द्वारा हम तीन पक्ष को मापते हैं। तीन पक्ष कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। अगला हमारा प्रश्न है, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, पावलोव ने दिया। किसने दिया? पावलोव ने दिया। अगला हमारा प्रश्न है, एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम के अनुसार बच्चों को सिखाने का जो मुख्य तरीका है वो मॉडलिंग है। ठीक है, मॉडलिंग, प्रतिरूपण मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में बताता है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में बताता है? तो स्तर प्रथम में इनके नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था ना, तो उसमें स्तर प्रथम में नैतिकता की अनुपस्थिति इन्होंने बताया है। आप सभी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। अगला प्रश्न है, वयस्कता के संक्रमण की पहल किस अवस्था में होती है? वयस्कता के संक्रमण की पहल किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दिल से, सीरियसली मतलब दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करना है। दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है। क्या है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। निगमनात्मक तर्कड़ा, ये देखिए एक बार और मैंने बताया, निगमनात्मक तर्कड़ा जो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अगला हमारा प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में, सतत और व्यापक मूल्यांकन में देखिए इसके कई पक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, आकलन के बाद क्या होता है? आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आकलन करने के बाद हम मूल्यांकन करते हैं, या मूल्यांकन से पहले हम क्या करते हैं? तो मूल्यांकन से पहले हम करते हैं आकलन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी में क्या क्या आता है? सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी में क्या क्या आता है? या ये पूछा गया है कि क्या नहीं आता है, ये पूछा गया क्या नहीं आता है। तो सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी में आपका परिवार आएगा, दोस्त आएगा, पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, इसमें पुस्तकालय नहीं आता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, संश्लेषण विधि के जन्मदाता या संश्लेषण विधि के प्रवर्तक, संश्लेषण विधि के प्रवर्तक कहे जाते हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ठीक है, आगे डिस्फेजिया, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित ये विकार है डिस्फेजिया। ठीक है, बोलने संबंधी विकार को डिस्फेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पराहम, पराहम में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य समाहित होते हैं। पराहम में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य समाहित होते हैं। ये पराहम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आप बताइए, आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला हमारा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। LAD का क्या मतलब है? LAD का क्या मतलब है? LAD देखिए, L से हो जाता है लैंग्वेज, D से डिवाइस। LAD, ये L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन, D से डिवाइस, डिवाइस यंत्र, अधिग्रहण, भाषा। क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, जम्मू कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में सेब और केसर की खेती होती है। तो सेब और केसर कहाँ पर प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में। टोटल एक एक शब्द आपके NCERT से लिया गया है। देखिए, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? खेजड़ी का जो पेड़ है वो किस राज्य में मिलता है? खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में मिलता है। आपके विकल्प में दिया रहेगा राजस्थान ये है, ऐसे ऐसे करके इसके बारे में पॉइंट दिया रहेगा, तो आपको टिक करना है राजस्थान।
अब अगला प्रश्न आया है, किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं? किस राज्य में? ये असम में होते हैं। बारिश के चलते यहाँ ज़मीन के अंदर मतलब 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, ज़मीन से, ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं, और ये है असम राज्य। अगला प्रश्न है, केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? केले के फूलों से। केले के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनती है? केरल में। स्पेशली ऐसे करके आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, महाराष्ट्र में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? महाराष्ट्र में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूल से। केरल का का और केले का का, तो केरल में केले के फूल से, महाराष्ट्र में सहजन, महाराष्ट्र में यहाँ पे ये षष्ठी सा है, तो यहाँ से सहजन का कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं, ट्रिक है, महाराष्ट्र सहजन। आगे यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिख रखा है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में ये बनती है कचनार के फूलों से सब्जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ये एक्स्ट्रा मैंने ये जोड़ रखा कि ये सब पूछा गया, हो सकता है अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देखिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिला है कन्नौज। कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? देखिए, आप लोग राइटिंग पर फोकस मत कीजिएगा, बहुत जल्दी में मैंने लिखा है, नोट कर करके जल्दी से, हाँ, आप लोगों को जल्दी से मैटर प्रोवाइड हो सके और आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा कहा जाता है। आगे देखेंगे, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिंगहू फेन किस देश का पकवान है? लिंगहू फेन ये किस देश का पकवान है? ये है हांगकांग का। लिंगहू फेन हांगकांग का पकवान है। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि है उड़ीसा में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन किसके नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं हम भूमि विज्ञान। अगला प्रश्न आया हुआ है, भारत में कितने प्रकार की मृदा है? भारत में 8 प्रकार की मृदा है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर, दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ये है सतत विकास का। सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2002 को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है शिक्षक को। शिक्षक को इसका सर्वाधिक लाभ मिलता है। लाभ, अगर सर्वाधिक लाभ की यहाँ पर बात कीजिए, सबसे ज़्यादा लाभ होता है शिक्षक को। वैसे पाठ्य योजना से लाभ दोनों को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ हो जाता है शिक्षक को। उस योजना के तहत वो शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी करता है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? पर्यावरण का संतुलन बना रहे इसके लिए क्षेत्रफल होना चाहिए वन का 33%। कितना होना चाहिए? 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। क्लियर? अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन ये आपको कहाँ मिलेगा? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधा जिसकी पत्तियों से सब्जी
पौधा जिनकी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, बीजों से तेल निकलता है, ये है पौधे का नाम सरसों है। सरसों से साग भी बनता है जिसे हम सब्जी कहते हैं, और इसके बीजों से तेल निकलता है जिसे हम सरसों का तेल या फिर कड़वा तेल कहते हैं। अगला प्रश्न, कोल्ड डिजर्ट भारत में कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख, या फिर कोल्ड डिजर्ट लद्दाख को कहते हैं। अगला, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित वैसे सभी में होता है। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर है। मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। आगे यहाँ पर देखिए, रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक का पेड़ ये है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। मधुमक्खी पालन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं। मधुमक्खी को कौन से फूल लुभाते हैं? लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय और पालन का उपयुक्त समय क्या होता है? यही है अभी जो मैंने पीछे पॉइंट लिखा, यही वाला है। तो ये अक्टूबर से दिसंबर है। ये इसी समय में अंडे भी देती, ध्यान रखिएगा, अंडे देने का भी इनका समय यही अक्टूबर से दिसंबर, और पालन का उपयुक्त समय भी अक्टूबर से दिसंबर है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। मधुमक्खी पालन में बक्से में एक रस घोला जाता है और वही उसमें डाला जाता है। तो ये घोल किसका होता है? जो बक्से में मीठा घोल होता है, ये होता है, ये चीनी का मीठा रस होता है। चीनी का मीठा रस जब मधुमक्खी पालन में बक्से में डाला जाता है, तो क्या डाला जाता है? ये चीनी का मीठा रस होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, मच्छर से रिलेटेड, जो मच्छर होते हैं शरीर की गंध को पहचान करके, खास करके पैरों के तलवे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो पैरों के तलवे से पूछा गया, आगे ये मैंने पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। और इनसे होने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, मच्छर से होने वाला रोग है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। उल्लू, ये उल्लू जो है ना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि उल्लू जो है गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है पूरा। चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं ये हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। इनकी जो देखने की क्षमता होती है हमसे 4 गुना अधिक होती है। ये 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं हमसे। आगे यहाँ पर हाथी है। हाथी का जो 3 माह का हाथी होता है, 3 माह का हाथी, इसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम वजन होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, एक जो बड़ा हाथी होता है दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? बड़े हाथी की बात हो रही है। 3 माह का हाथी कितने वजन का होता है? 200 किलोग्राम वजन का होता है। और एक बड़ा हाथी जो होता है दिन में कितने किग्रा से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? 100 किग्रा से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ ये खा लेता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ये पूछा जा रहा है 200 किग्रा और 100 किग्रा, इन सब में कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। आगे हाथी, देखिए हाथी बहुत कम सोता है। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो ये 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। आगे बीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। प्राचीन समय में बीज को कैसे रखते थे? प्राचीन समय में बीज को जानते कैसे रखा जाता था? सूखी लौकी होती थी, जो लौकी सूख गई होती थी तो उसके अंदर के बीज को निकाल लिया जाता था और उसको मतलब खाली कर दिया जाता था। तो उस सूखी लौकी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और प्लस उसमें नीम की पत्ती डाल दी जाती थी। मिट्टी का लेप लगा करके नीम की पत्ती डाल करके बीजों को रखा जाता था। तो नीम की पत्ती इसमें कीड़े वगैरह लगने से इसे बचाती थी। और यहाँ पर आप ये देखिए, काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ, ये सब क्या हैं? तो काली मिर्च, सौंफ और गेहूँ ये सभी बीज की कैटेगरी में आते हैं। क्या हैं? ये सभी बीज हैं। अगला प्रश्न है केचुए।
देखिए केचुए से प्रश्न पूछा गया। केचुए जो होते हैं किसानों के मित्र होते हैं। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं, जमीन में छेद करके ना जमीन की जो मिट्टी होती है उसे पोरस बनाते हैं, छिद्रयुक्त बना देते हैं, जिससे कि उसमें हवा और पानी आराम से पहुंच सकता है और इससे क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। क्लियर है। नई शिक्षा नीति 2020, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, 5 धन 3 धन 3 धन 4 का कॉन्सेप्ट। नई शिक्षा नीति में 5 3 3 4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से लेकर के 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है 5 3 3 4 का, इसमें देखिए 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2 इसमें शामिल है। दूसरी ये आती 3 वाली, 3 वर्ष का प्रीपेट्री स्टेज होता है। और फिर ये अगला जो है 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण होता है, जिसमें 6 7 8, और ये 4 वर्ष का उच्च या फिर इधर माध्यमिक चरण होता है, जिसमें 9 10 11 12 ये है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। और इसके द्वारा आपको हम बताते चलते हैं, इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, ये जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, इसके द्वारा 2025 तक का टारगेट है ये। ठीक है। अब NEP 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन जो अनुपात है, इसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक नामांकन का जो अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात, ये से 100% लाने का लक्ष्य किया गया। कब तक? 2030 तक। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, केंद्र और राज्य नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% के हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। और यहीं पर आपको बताते चलते हैं, इसी शिक्षा नीति की घोषणा मतलब जब हुई तो उसी के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताते चलते हैं हम साथ ही साथ में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1986 में। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हम कर रहे हैं। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। और जो वर्तमान नीति है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। क्लियर है। पहले जो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी 1986 में, इसमें संशोधन किया गया था 1992 में। और जो वर्तमान नीति है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जो अभी ये 2020 वाली। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला, चमकता सितारा। चमकता सितारा ये गर्ल स्टार है। ये चमकता सितारा कौन है? सूर्यमणि है। अपने स्कूल की भाषा, ये कहती है कि अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उनसे जोड़ें। यह सब किस केंद्र में होता है? ये सारी चीज़ें, कि ये सब जो करने वाली चीज़ें, भाषा सीखने और इससे रिश्ता जोड़ने, ये सब किस केंद्र में होता है? ये सब होता है तोरांग केंद्र में। कहाँ पर होता है? तोरांग केंद्र। और ये तोरांग केंद्र, यहाँ पर देखिए, तोरांग केंद्र में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया। तोरांग केंद्र में क्या है?
तो यहाँ पर कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। और अगला यहाँ पर पॉइंट है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? इन्हें खाने से हमें लोहा मिलता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में बांटा गया है? तो 6 थीमों में बांटा गया है। ये 6 थीम कौन कौन सी हैं? तो 6 थीम है, परिवार और मित्र पहली, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। क्लियर है? फिर आगे देखेंगे, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या मतलब है? जो पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का मतलब है प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रयोग। प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में जाना। अगला है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो क्या है? पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयोगी पर्यावरणीय शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण की समस्या को हल कर सकते हैं। विज्ञान की 3 विधियां हैं। विज्ञान की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? विज्ञान की 3 विधियों में आता है अवलोकन, प्रयोग और निगमन। अवलोकन, प्रयोग और निगमन है। आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है, गोलकुंडा। गोलकुंडा ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो दीवार में एक भाग है जो गोलाकार शेप में होता है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बेसंस। क्या कहते हैं? बेसंस ये है, या फिर इसे हम कहते हैं बुर्ज। और इसमें कुल कितने बुर्ज हैं? इसमें बुर्ज की संख्या है 87 है। आगे यहाँ पर भेला घर किससे बनाया जाता है? भेला घर किससे बनाया जाता है? भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल जिसे यहाँ के लोग उबाल करके खाते हैं। केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल जिसे यहाँ के लोग उबाल कर खाते हैं, इसे हम कहते हैं टैपियोका। क्या कहते हैं? टैपियोका कहते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में क्वेश्चन, गांठ बांधना। गांठ बांधने का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? गांठ बांधना मतलब मन में रखना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कथन किसका है? तो जब भी समाज की बात आए, एक ही नाम दिमाग में गूंजता है, वह है वाइगोत्स्की का। तो भाषाई विकास में समाज की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन किसका है? ये है वाइगोत्स्की का। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, गद्य, पद्य और नाटक हमारी कैसी संवेदना को मजबूत करते हैं और क्या करते हैं? मतलब ये पूछा जा रहा है कि गद्य, पद्य, नाटक हमारी, ये यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक और साहित्यिक पहलू। अगर क्लियरली ये पूछा जाए, देखिए मेमोरी पर आधारित क्वेश्चंस हैं। गद्य, पद्य और नाटक ये हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक पहलू को मजबूत बनाते हैं। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक पहलू ये जोड़ते हैं गद्य, पद्य और नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि होती है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है आगमन विधि की पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है आगमन विधि में, तो वही व्याकरण शिक्षण की भी विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे प्रारंभ से कैसे होते हैं? बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा का आधारभूत कौशल है। ये भाषा का आधारभूत जो कौशल है, ये हमेशा अर्जित किए जाते हैं।
भाषा का आधारभूत कौशल ये हमेशा अर्जित किया जाता है। आधारभूत कौशल में आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का जो आधारभूत कौशल है ये हमेशा अर्जित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, झिझक समाप्त करना। मेनली ये पूछना चाह रहा है ये प्रश्न में, जैसे सस्वर पाठन आ गया ना, तो सस्वर वाचन, सस्वर पाठन, तो अब इससे रिलेटेड आपको मौन वाचन भी समझ लेना चाहिए। जैसे मतलब एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो कुछ आपको मिला तो उससे रिलेटेड अच्छा ये भी तैयार कर लेना चाहिए। तो सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य झिझक समाप्त करना है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अगर कुछ शर्मीले प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं तो भी तेज तेज से पढ़ना सभी के बीच में सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और पूछा गया था मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण पूछा गया था, तो आप वहाँ उदाहरण देख करके आप समझ जाएंगे कि मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा है। क्लियर है? तो चलिए हम मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण आपको बता देते हैं। मिश्रित डेफिनेशन बता देते हैं। मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, इनमें जो प्रधान उपवाक्य और पहला जो होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों वाक्यों को सामान्यतः लगभग ये जो होता है जो कि, ताकि, की, क्योंकि, यद्यपि, इन सभी संयोजकों के साथ जोड़ते हैं। कभी कभी इनका लोप भी होता है। ठीक है, तो लोप होने के बाद इसमें कामा का प्रयोग करते हैं। तो ये सब मिश्रित वाक्य के मैंने कुछ लक्षण बताए हैं, तो आप लोग वहाँ से चुन सकते हैं आराम से। लोकगीत को स्थान क्यों देना चाहिए? लोकगीत, जो लोकगीत गाए जाते हैं, ये हमारी ना संस्कृति से परिचय कराने के लिए या फिर संस्कृतिगत विकल्प के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे मतलब मेनली है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोकगीत को स्थान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निर्वात का समानार्थी क्या होगा? निर्वात का समानार्थी, निर्वात मतलब बिना हवा वाला, तो ये आपका उत्तर सही हो गया। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ता वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है? ठीक है, माँ, इसका उत्तर था माँ। ता था दा धा न, तो ये माँ, ये पा वर्ग का व्यंजन है, पा वर्ग का व्यंजन है माँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है। तो या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन भी पूछा जाता है। बड़ा श, षष्ठी श, छोटा सा और ह, ये ऊष्म व्यंजन है और ये है अंतस्थ व्यंजन। दोनों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पूछा जाता है अयोगवा, अंक आ, ये अयोगवा है। और आगे बढ़ते हैं, स्वर में आ, आ, ई, उ, ये सब आता है। व्यंजन में का वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग है, फिर चा वर्ग है, टा वर्ग है, ये सभी ये व्यंजन में आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, इसके माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। इसके माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने रखा जाता है। और ये अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या क्या आता है? बोलना और लिखना। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है, कक्षा में भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों को सम्मान देना चाहिए। उनकी जो भाषा है उसका सम्मान देना चाहिए, इनको महत्व देना चाहिए, इन्हें भी बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता ये महत्वपूर्ण संसाधन है। किस लिए? भाषा सीखने में ये महत्वपूर्ण संसाधन साबित होती है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। निर्गुण का संधि विच्छेद आपको बताना है। निर्गुण का संधि विच्छेद, निर्गुण का संधि विच्छेद है निह धन गुण है। निर्गुण का संधि विच्छेद निह धन गुण होता है। इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग लगा है, सिंपल सी बात है, ये इसमें विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में कैसी रचनाएं होनी चाहिए?
प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में कैसी रचनाएं होनी चाहिए? रचनाएं ऐसी हों जो बच्चों के परिवेश से संबंधित हों, ठीक है, और साथ ही साथ में उनमें अलग अलग भाषा भी मिक्स हो, अलग अलग मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक हो, इसमें ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और साथ ही साथ जिसमें भाषागत जो पृथक मतलब अलग अलग उसमें अभिव्यक्तियों के भी अवसर मिल सके। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है आप सभी के लिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है। जब तक समस्याओं के सही कारण की पहचान नहीं हो पाएगी, उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अगला प्रश्न है गृह कार्य। यहाँ पर ये पूछा गया है कि गृह कार्य कैसा दिया जाना चाहिए। ये बच्चों की क्षमताओं और उनके स्तर के अनुरूप गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे पाठ में चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में जो चित्र बनाए गए होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? पाठ में चित्रों का उद्देश्य सिंपल सा होता है कि बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं को बढ़ाया जाए, बच्चे अमूर्त तरीके से सोच सकें। अगला प्रश्न है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे है? अनुप्रास बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, जब समान वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अगला हमारा प्रश्न है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ये विधि कौन सी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, डेफिनेशन पर पूरी तरीके से आधारित है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। मतलब डायरेक्टली आप सीख रहे हैं बिना मातृभाषा का सहारा लिए, तो ये होती प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता क्या होती है? द्विभाषी जो बच्चा है उसकी वैचारिक जो क्षमता है अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाएगा? अगर वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार कक्षा चलाई जाए तो इसमें किस बात पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा? तो सबसे अधिक बल दिया जाएगा इसमें परस्पर अंतःक्रिया पर। परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाएगा जब वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा चलेगी तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां क्यों दी जाती हैं? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? बहुत ही आसान से, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है। देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, जिससे कि मतलब हमें संख्या का बोध हो। चौराहा चार, ऐसे ही चतुर्भुज, पंचवटी। तो चौराहा में अगर हम इसे विग्रह करेंगे, चार राहों का समाहार। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? वर्णों के उस समूह को जिससे कोई मतलब सार्थक अर्थ निकले उसे कहते हैं शब्द। क्लियर है? बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पर मैथ से रिलेटेड है। देखिए, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? ये हैं प्लेटो महोदय। कौन है? प्लेटो हैं। अगला प्रश्न है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान के साथ होता है। किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है। आगे, दशमलव संख्याओं की योग संकल्पना किस पर दर्शाते हैं? दशमलव, यहाँ पर देखिए, दशमलव संख्याओं की योग संकल्पना किस पर दर्शाते हैं?
ये दर्शाते हैं हम ग्राफ पेपर पर। किस पर दर्शाते हैं? ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? कौन सी विधि है ये? बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, निगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा सांख्यिकी है। आगे है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। आगे, निरीक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? निरीक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन। ठीक है, आगे देखिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए? एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए ये स्थानीय मान की जानकारी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ये गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी वस्तु समतल है? निम्न में से कौन सी वस्तु समतल है? तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी वस्तु समतल है। आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, वैसे दिख रहा है उत्तर यहाँ पर कागज सही होता है। कागज जो होता है, देखिए ध्यान से, कागज ये है, कागज आयताकार है। कैसा होता है? आयताकार ना, आयताकार है, तो ये समतल है। जो यहाँ पर गिलास है ये बेलनाकार होती है या फिर बेलनाकार या फिर शंक्वाकार होती है। गेंद जो होती है वो गोलाकार होती है। बेलन जो होता है बेलनाकार होता है। तो समतल में कागज हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हल करने के लिए आपको हल करना था। हल करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पर जो ऊपर अंश है 1, 2, 5 और 4 का लासा निकाल लेंगे, फिर बटा करेंगे। 1, 2, 5 और 4 का लासा निकालेंगे, साथ ही साथ में 3 है, 9 है, 6 है, 27 है, इन सभी का निकालेंगे मासा। पूरे का लासा निकालने के लिए फिर बटा इसका हम करेंगे। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा निकालने के लिए अंश के लासा को जो हर का मासा है उसे हम भाग करेंगे। तो ऊपर का लासा में आ जाता है 20 आ जाता है, और बटा यहाँ पर जो महत्तम ये मासा आएगा वो आ जाता है 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20/3 है। ठीक है, आगे आप वहाँ पर हल ही कर लेंगे, मतलब विकल्प में देख ही लेंगे कौन सा सही होगा। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम परिसर। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं परिसर। अगला सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। व्याकरणम कथम पठनीयम। व्याकरणम कथम पठनीयम। व्याकरण को पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए? तो संदर्भगत अभ्यासेन, ठीक है, अभ्यास के द्वारा व्याकरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से व्याकरण का ज्ञान बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, समावेशी कक्षा से संबंधित है। समाविष्ट कक्षाम, समाविष्ट कक्षाम, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है समावेशी कक्षा, ये आप विकल्प के अकॉर्डिंग आराम से चुन करके भर सकते हैं। समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक ही छत के नीचे विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले विभिन्न स्तर के बच्चे, कहने का मतलब कैसे भी बच्चे हैं एक ही छत के नीचे, चाहे जिस भी स्तर से आ रहे हैं, चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा देनी जो दी जाती है उसे ही हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो आप उत्तर चुन सकते हैं आराम। त्रिभुवनम में समास क्या है? त्रिभुवनम में द्विगु समास है। अभी आपको मैंने बताया, जब प्रथम पद संख्यावाची हो तो, और दूसरा शब्द कोई संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं।
त्रिभुवनम 3 भवन। अगला प्रश्न है मनीषा में संधि विच्छेद। मनीषा में संधि विच्छेद कीजिए। तो मनीषा का संधि विच्छेद है मनस धन ईशा। ठीक है, तो मनस धन ईशा, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। अगला हमारा प्रश्न है अप्यस्ति, इसमें उपसर्ग क्या होगा? इसमें उपसर्ग है अपि। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ल्री, ल्री स्वर नहीं होता है, ल्री स्वर नहीं होता है। ल्री जो होता है दीर्घ स्वर नहीं होता है, ल्री स्वर का दीर्घ नहीं होता है, ल्री स्वर ह्रस्व और प्लुत होता है। अगला प्रश्न इंग्लिश, अगला सब्जेक्ट इंग्लिश। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एम 2009 एम ओवरऑल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य RTE 2009 का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है अमंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल किस में है? रीडिंग और स्पीकिंग में। अगला प्रश्न इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, थिंकिंग में इन्वॉल्व है इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, ये सभी इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग है। अगला हमारा प्रश्न है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन विच मेथड? ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन मेथड, मतलब प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही थोड़ा सा या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता किस मेथड में? ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड में प्रोनाउंसिएशन का या तो बहुत या तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है हमारा स्कूल, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं सिमेंटिक ग्रुपिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है LAC स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। LAC लैंग्वेज, A से अक्रॉस, C से करिकुलम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यहाँ पर आपको बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। सही मिलान वाला जोड़ा आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। 4 कौन कौन से भाग हैं? संवेगात्मक गामक अवस्था है जिसमें शैशवावस्था होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। फिर दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा है। तीसरी अवस्था जो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक बौद्धिक संक्रिया जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग है ये सब, इसके अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण भी इसमें करने लगता है। फिर चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आती है 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है और समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का भी विकास इसमें हो जाता है। क्लियर है? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी कार्य कारण। विकल्प आपका सी से होता है कार्य कारण को ये प्रदर्शित कर रही है। देखिए किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कहते हैं कार्य कारण संबंध। क्या कहा जाता है? कार्य कारण संबंध कहा जाता है, कार्य कारण संबंध कहा जाता है। और बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्चे की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न क्यों होता है?
पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फिल इन द ब्लैंक किस में भिन्न होता है बजाय किसके? आपको बताना है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से फिल इन द ब्लैंक में भिन्न होता है बजाय किसके? यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाता है। प्रकार और मात्रा, यहाँ पर आप भरेंगे पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में? प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। देखिए जीन पियाजे ये बाल मनोवैज्ञानिक थे, आपको पता है इन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में बहुत ही रिसर्च किया जिसके अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है ना कि मात्रा में। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक होता है, दूसरा जो होता है भाषा होती है। सामाजिक कारक और भाषा, इन दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों और वयस्कों या फिर समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होती है और भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोलबर्ग ने क्या दिया है? कौन सा सिद्धांत, किस विकास से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है? तो ये विकल्प आपका डी से होता है, नैतिक विकास के चरण। मनोवैज्ञानिक ये कोलबर्ग हैं, इनके द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है जो कि है पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये 3 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? आपको बताना है यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होता है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण और पाठ्यक्रम जो होता है सबका स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज और सरल ढंग से सीख सके। और एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे पता चलता है कि जो शिक्षा है बाल केंद्रित है ना कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, इसमें इतना कोई टफ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं कि जो टाइम लेकर के एक्सप्लेन किया जाए, तो फटाफट से देखना है और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते रहना है। ठीक है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, क्लियर होती जाए चीज़ें। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो चीज़ें क्लियर होती हुई ही आपको मिलनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम में क्या होता है? बिल्कुल सही, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई है। दोनों संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हैं और इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए जो उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सीखना है जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? आधारभूत सहायता, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है।
समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से बार बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्वयं समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो सके। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक विद्यार्थियों को समस्या समाधान का अधिगम ना हो जाए, और यह अधिगम या प्रयास आधारभूत सहायता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, आपको उनका आकलन करना है, तो आप कैसे करेंगे? विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। कक्षा में विविध शैलियों वाले बच्चों का आकलन करने के लिए उन्हें उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर, विविध प्रकार के मतलब उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा, और उनके द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करना आवश्यक है, जिससे उनका अधिगम कार्य और उनके मानसिक क्षमता का विकास कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, शाबाश, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों की सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, अतः उनकी सोच को गलत धारणाएं कह करके उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? इसलिए वैकल्पिक धारणाएं कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? माध्यमिक विद्यालय, व्याख्यान देने के लिए निरुत्साहित करना, ये व्याख्यान देना उपयुक्त नहीं है, निरुत्साहित करना वर्ड ये सही नहीं है, प्रथम स्थान के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा के ये चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। विकल्प आपका सी सही होता है। माध्यमिक विद्यालय के कक्ष में शिक्षक की एक सशक्त भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षक को अपनी सर्वोत्तम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्ष में चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र शिक्षक के बीच समायोजन में व्यवधान न उत्पन्न हो। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक कथन सही है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अभिप्रेरणा का मतलब कार्य करने का पुनर्बलन होता है, यानी कि वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है, और अतः मतलब अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की आंतरिक इच्छा हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। देखिए, जो सीखना होता है ना, हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर और समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर सीखता है, इसीलिए सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती हैं और मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद है, पुरस्कार है, व्याख्यान है, निर्देश है। विकल्प क्या सही होगा? विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, संवाद। देखिए, बालक मेनली पहले ये जानिए, जो सीखना होता है ना, ये एक सामाजिक क्रिया है। अभी मैंने आपको बताया ये सामाजिक क्रिया है, तो ये बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया और समाज से संबंध रखेगा, उसे उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो सामाजिक जो संवाद है बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा सक्षम बनाता है।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। और इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी और एक तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकाला जाता है। एक तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकाल दिया जाता है, इसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? अब यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि वाइगोत्स्की किस चीज़ को मानते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उससे प्रभावित भी होता है, इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर, बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे कैसे होते हैं? निष्क्रिय जीव, ये रेते बर्तन के समान होते, जो रेता गया होता है, रेता बर्तन मतलब एकदम से नुकीला बना दिया जाता है। चिंतन में वयस्कों की भांति होती है, जैसे जैसे गुणात्मक वृद्धि। जिज्ञासु प्राणी होते, कितना बढ़िया सा शब्द पहले ही जुड़ गया। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। शिशु में, जो शुरू में शिशु होता है वो मतलब वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करता है, और फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करते हुए वो विकसित होता जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है। थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त होने लगती है, या फिर जैसे मतलब सीखते जाते हैं त्रुटियों की संख्या कम करने का प्रयास करते हैं, और ये स्थिति प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इसलिए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। 4 विकल्प आप सभी के सामने, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, लगभग 5 से लेकर के 6 सेकंड का टाइम, जिससे कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ सकें। विकल्प यहाँ पर डी सी हो जाता है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी ले, और जिससे बालक के आंतरिक भाव को समझ सके और बालक के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके फिल इन द ब्लैंक में भिन्नता के कारण है। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, अधिगम शैली। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, अधिगम शैली। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, मनोवृत्ति, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, निरंतर स्तर, इन सभी में अंतर पाया जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। तो इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अधिगम शैली में, दोनों प्रकार के व्यक्तियों की अधिगम शैली में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? एक समावेशी कक्षा है, आप समझ सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। समावेशी कक्षा जो होती है ना, एक टीचर के लिए थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारी वाला वो कार्य होता है। सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग स्टेटस होता है उनका, तो वो भी ध्यान में रखा जाए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाए। ये नहीं कि कोई बच्चा तेज है खाली उसी को हैंडल किया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर वो समावेशी कक्षा तो होगी लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा करती हुई नजर नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है। किसी भी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आवश्यक है कि उनको कक्षा में अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। जब अध्यापक इनके समझ विचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले तो उनके गलत अवधारणाओं को विभिन्न तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों आदि के माध्यम से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। एक बार आप लोग ये बताइए आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि, चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल सही, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए। देखिए, यदि बच्चे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं तो ये बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, और इससे वे सीख भी पाएंगे या नहीं, सीख ही नहीं पाएंगे, खाली वो रटने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जो प्रमाण पत्र देना है ये बाह्य पुनर्बलन है, जबकि बच्चा यदि आंतरिक पुनर्बलन से प्रेरित होकर के पुस्तकें पढ़ेगा तो उसमें रुचि लेकर के ध्यानपूर्वक पढ़ने की क्षमता विकसित होगी, जो कि एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। अब चीज़ों को सीखते हैं, और जो सीखते हैं फिर अंदर आपके बैठ जाते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को फिल इन द ब्लैंक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विकल्प सी, बच्चे को प्रेरित करने की। आपको बताते चलते हैं, अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता ज़रूर होती है। अतः बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की? प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? विकल्प बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा और सीखना यानी कि अधिगम के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए, अधिगम के लिए प्रेरणा की अति आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के संवेगात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार से प्रेरित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की फिल इन द ब्लैंक का आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने का आकलन करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उनकी वस्तुनिष्ठता जो होती है व्याख्यात्मक प्रश्नों से अधिक होती है, और आसानी से बच्चों की मानसिक क्षमता का ये मापन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है क्या? सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल क्या नहीं है? विकल्प बी से होता आनुवांशिक संचरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है समाज के वे सभी व्यवहार जिससे व्यक्ति आत्मसात कर लेता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, संस्कृतियों को अपनाना, रीतियों को जानना, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करना, ये सभी, ठीक है। आनुवांशिक संचरण जन्म से ही माता पिता द्वारा अपनी संतान में जो योग्यता है, गुण है, इन सभी का स्थानांतरण होता है, ये होता है आनुवांशिक संचरण। यह बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, और ये सामाजिकरण में ये भी सभी शामिल है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए किस शब्द या पद का प्रयोग किया गया है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, अवधारणाएं या है स्कीमा। जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। स्कीमा से मतलब होता है ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित और व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। ये स्कीमा दो प्रकार की होती है, पहली होती है जो साधारण, दूसरा जटिल होती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उन गुणों का परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है जो संज्ञानात्मक विकास में मीडिएटर का काम करते हैं और उसे एक रूप प्रदान करते हैं। इसी के आधार पर वे यह मानते हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण एलिमेंट है, महत्वपूर्ण औजार कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अधिगम आशक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं? अधिगम आशक्तता वाले बच्चे, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। अधिगम अशक्तता, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। देखिए, अधिगम अशक्तता का मतलब होता है कि अपने मानसिक अक्षमता के कारण अधिगम में समस्या उत्पन्न होना। ठीक है, मानसिक अक्षमता के कारण अधिगम में समस्या होने का मतलब होता है अधिगम अशक्तता। जैसे समान प्रकार के वर्णों को न पहचान पाना, यह एक मानसिक विकृति है जिसे डिस्लेक्सिया कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, लिंग जेंडर पक्षपात की, जो जेंडर पक्षपात है फिल इन द ब्लैंक की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है, आपको बताना है। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। जहाँ पे लड़के और लड़कियों के भिन्न व्यवहार की बात हो जाती है तो यहाँ पर विकल्प आपका पक्षपात, ये विकल्प आपका डी से होता है। अगला क्वेश्चन है, लड़के ज़्यादा कर पाते हैं किसी चीज़ को, लड़कियाँ कम कर पाती हैं, लड़कियाँ कम कर पाती हैं, लड़के ज़्यादा कर पाते हैं। लिंग के आधार पर किसी चीज़ को वर्गीकृत करना, ये हो जाता है पक्षपात। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यानपूर्वक आप लोग विकल्प पढ़िए, फिर उसके बाद से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय में आ रहे बच्चों से शिक्षा का रवैया बहुत ही सौहार्दपूर्ण होना चाहिए और उन्हें उनकी मूल आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने में सहयोग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? चलिए, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? विकल्प सी से होता है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना
इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करके अपना शिक्षण कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? कौन सा सुगम नहीं बनाता है ये बताना है आपको। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विषय को केवल याद करने के आधार पर, तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि जैसे विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण देना, ये अनुभव आधारित जो अनुभव अधिगम है इसको सुगम बनाते हैं। जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना ये अनुभव को सुगम और सार्थक नहीं बनाता है। अगला, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इससे क्या होता है, बच्चों में स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है और कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या फिर नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है और जो कि उनके विकास को बाधित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है माता पिता और भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वो होते हैं माता पिता, भाई बहन और पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें उसमें सक्रिय सहभागी बना देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। आपके विचार से कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? क्या आकलन के बारे में कौन सा कथन आप ज़्यादा सही, सटीक, उपयुक्त मानते हैं? ड्राइंग हो, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग ही उनके अवलोकन के लिए पर्याप्त है। या किसी को ना रोके नीति, इसको ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पर चलिए आप देखिए कौन सा सही मानते हैं। चारों आपके सामने हैं, 4 विकल्प, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, ए, बी और सी। ठीक है, मौखिक परीक्षाएं, ड्राइंग, अवलोकन, रिकॉर्डिंग। मौखिक परीक्षाएं इसलिए कि हो सकता है बच्चा लिखने में अक्षम हो, ड्राइंग इसलिए कि बच्चों को इसमें आनंद आता है। हो सकता है इसमें ये सक्षम ना हो, इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग ये जरूरी होता है इसलिए कि बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं का निरीक्षण और उनको नोटिस करके वो समझ सके। तो ये चीज़ें हैं और विकल्प आपका यहाँ पर ए, बी और सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए, यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। आकार किसी भी वास्तुकला का एक हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाता है, विकल्प बी सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूरा ये ऑप्शन में ही कह दिया गया कि क्या होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? चलिए बताइए जल्दी से। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, या फिर भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना,
सूत्र से ही रट रटा करके आगे बढ़ना ये सही नहीं है। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर सबसे बेटर तरीका आप सभी को उत्तर मिल चुका होगा, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे बढ़िया जो शुरुआत है, ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए, लेकिन शुरुआत ये है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, इन सभी विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। फिर इस क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को टीचर समझा सकता है बहुत ही आसानी से शुरुआती तौर पर। अगला, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को किस चीज़ की समझ नहीं है, राजन किस चीज़ को नहीं समझ सकता भी, या उसमें किस चीज़ को समझने की अभी क्षमता नहीं है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। समझ में आ रही है बात? ये संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता कि करना क्या है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। ये बहुत ही न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मतलब एकदम से डायरेक्टली फार्मूले पर आधारित है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, पहले तो ये बताइए 1/2 अंडर रूट प्रथम विकर्ण का वर्ग प्लस द्वितीय विकर्ण का वर्ग हो जाता है अंडर रूट में। तो 1/2 और समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई यहाँ पर अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर लीजिए। 8 टाइम 64, 6 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 64 और 36 हो जाता है 100, अंडर रूट आ जाता है 10, 1/2 गुणे 10 आ जाता है। तो ये एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई कितनी आती है? 5 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो 4 गुणे 5 20 सेंटीमीटर। विकल्प आपका डी सही होता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। क्या त्रुटि ज्ञात होती है? 1/3 धन 1 यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5 ये आ जाता है। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? बच्चे ने बता दिया 1/2 और 1 धन 1/3 शिक्षक ने दिया, तो उत्तर बच्चा लिखता है 2/5। तो इसमें शिक्षक जो उपचारात्मक कार्य करेगा वो क्या करेगा? तो देखिए विकल्प कौन सा सही? प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करना है, या फिर लघुत्तम समापवर्त्य लासा की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर पता है कि उसने यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य नहीं लिया। 1/2 और 1/3 में 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं लिया, नहीं तो ये सॉल्व हो जाता। तो हमें सबसे पहले विकल्प आपका बी से होता है, लघुत्तम समापवर्त्य के कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। माप की अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? क्रम से लगाना, पहले आप देख लीजिए क्या करेंगे। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, या फिर इनके बीच के संबंध को समझते हैं, मैट्रिक इकाइयों के बीच। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है, ए ही सही होगा। इसमें और भी विकल्प आपके दिए गए हैं 4 तक, लेकिन इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाता है। ध्यान से देखिए, अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, कोई मानक नहीं होता, ऐसे ही नाप लेते हैं। लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, फिर इनके बीच के संबंध को समझते हैं। क्लियर हो गया? माप की अवधारणा के लिए पहले कैसे कैसे क्रम से चलते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2000 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। एनसीएफ 2005 ये मानता है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए।
शाबाश। देखिए, उपर्युक्त सिद्धांत को नहीं का पालन नहीं करता है, नहीं पालन करने वाला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। यहाँ पर निर्धारित सूत्र कुछ ऐसा होना चाहिए, सूत्र बताना। तो ये सूत्र वगैरह अगर होता है, कंठस्थ होता, तो यही नहीं होता। अब आगे देखिए, यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, ये आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, चलिए, ये कथन मतलब उपयुक्त सिद्धांत का पालन विकल्प बी में दिया गया कथन नहीं करता है, जिसमें यह बताया गया है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार ये गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, या फिर विकल्प यहाँ पर आपका ए ही सही हो जाता है 100%। सभी अवधारणाओं को, सभी प्रगतिशील शिक्षा हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर आपको बताना है अनुभवात्मक शिक्षा क्या है। अनुभवात्मक शिक्षा आपको बताना है एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह के छात्रों का अधिगम का मार्ग परिभाषित है, या फिर एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है, जो लर्निंग होती है एक्सपीरियंस के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर अनुभवात्मक शिक्षा की बात की जा रही है, ऐसी शिक्षा जो हमें अनुभव से मिल रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा अधिगम जो हमें एक्सपीरियंस के माध्यम से हो रहा है। और ऑप्शन आपका इस तरीके से बी सही हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनुभवात्मक जो शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। कैसे बाल केंद्रित शिक्षा को? जब भी कोई भी बच्चा सीख रहा है, अगर वो करके सीख रहा है तो मतलब है कि बच्चा सेंटर में है, मतलब बच्चे को फोकस किया जा रहा है। कहने का मतलब बच्चे को करके पहले सिखाया जा रहा है, ये नहीं कि उस पर बोझ लादा जा रहा है। यानी कि बच्चा खुद से कर रहा है, तो मतलब सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर। जिम्मेदारी कहने का मतलब बच्चे को फोकस किया जा रहा है। तो जब वो करेगा, यानी कि करेगा तो अनुभव मिलेगा, अनुभव मिलेगा तो सीखेगा। ठीक है, तो अनुभवात्मक शिक्षा ऐसे शिक्षण वातावरण के निर्माण पर बल देता है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर के अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं? चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं, ये होगा केवल पाठ्य पुस्तकों पर। उन विषयों पर नम्यता या फ्लैक्सिबिलिटी जो छात्र सीखना चाहते हैं, या फिर जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। आपके ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। वैसे भी जब भी हमने कहा अगर आपको कोई भी वर्ड ना समझ में आए, कोई मतलब ना, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, तो विकल्प की तरह डायरेक्ट आप बढ़ जाइए। डायरेक्टली यहाँ पर वो देखिए कि मतलब क्या पॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करिए। तो जो तीनों पॉजिटिव उसको छोड़कर जो नेगेटिव वो करिए, या फिर मतलब कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए हाँ या नहीं में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव यहाँ पर देख लेना। जो सबसे बढ़िया आपको लग रहा है कि हाँ इससे बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसी पर आँख मूंद करके टिक कर दीजिए, उसी को आँख मूंद करके सही कर दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटी गलत ही नहीं होगा। वैसे भी जब आप क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते हैं तब देखिए आपके कितने नंबर कम होते हैं, लेकिन अब वही आप अगर घर पे रिलैक्स मोड में सॉल्व करते हैं तब आप देखिए कितना सही कर पाते हैं। तो बस ये डिफरेंस होता है कि रिलैक्स रहिए, ये सोचिए जो आपको आ रहा सही आ रहा, और आपको सही ही आता है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-5 आपको क्वेश्चन रख दिया जाए, आप देखिए कितना अच्छा डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में डिस्कस करके चीज़ों को सही बताने की कोशिश करते हैं और अच्छा बताते हैं, आपका तर्क भी अच्छा होता है। तो फिर एग्ज़ाम हॉल में क्या हो जाता है जो आप नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं, खाली आप एक प्रेशर में आ जाते हैं कि हम तो एग्ज़ाम देने आए, एग्ज़ामिनर हैं। आप ये सोच के जाइए ना कि आप तो टीचर बन चुके हैं, टीचर होकर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक भी गलत नहीं होगा, गारंटी है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है एक ऐसी शिक्षा जो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू होती है, और अधिकांश जो प्रगतिशील शिक्षा है
उसमें जो गुण पाए जाते हैं आपको बताते हैं। जीवन पर्यंत शिक्षा और सामाजिक कौशलों पर इसमें बल दिया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है करके सीखने पर बल दिया जाता है, और सामान्य समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाता है, समस्या समाधान है सॉरी, और जो व्यक्तिगत शिक्षा है इस पर बल दिया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें लर्निंग बाय डूइंग, और जो अनुभव से सीखा जा रहा है ये प्रगतिशील शिक्षा, जो अनुभव से सीखी जा रही हो, जीवन पर्यंत इसमें सीखना होता है, अनुभव पर आधारित सीखना, लर्निंग बाय डूइंग ये होता है इसमें। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। कितनी भाषा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पाठचर्या, वेरी गुड, ऑप्शन सी 3 भाषा। 3 भाषा कौन कौन सी? यहाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व स्वप्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? चलिए जल्दी से बताइए विकल्प कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर बी सी हो जाता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है जिसमें स्वपहल व स्वप्रयास शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी जो अधिगम विधियां होती हैं वो सभी विद्यार्थी की आवश्यकताओं को मतलब देख करके ये बनाई जाती हैं, और सारी चीज़ें मतलब इसमें जो शिक्षक होता है ना, विद्यार्थी बीच में होता है, शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाला होता है, सुविधा प्रदान करने की भूमिका निभाता है, ना कि वो ज्ञान देने वाला। क्वेश्चन भी पूछा गया है तो सुविधा दाता की भूमिका निभाता है शिक्षक, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसमें क्या होता है, विद्यार्थी खुद से और अपने मतलब जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, सहपाठियों से, मतलब एक तरीके से एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बच्चों के बैठने की व्यवस्था, उनके जो एक्टिविटीज़ होती है, सब कुछ बच्चे को ध्यान में रख करके ही वहाँ पर किया जाता है। तो ये जो है ना अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है, मतलब यहाँ पर बच्चों को सेंटर में रख करके उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ उन्हीं के अकॉर्डिंग होती रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? देखिए यहाँ पर स्थिति लिखी हुई है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब आपको यहाँ पर बताना है नीचे लिखी हुई जो स्थिति है किस सिद्धांत को दर्शाती है। चलिए जल्दी से बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, तो चारों विकल्प में आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। ये जो उक्ति जो ऊपर लिखी गई है, ये सिद्धांत को प्रदर्शित करती है कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। देखिए संवेग और जो संज्ञान होता है, संवेग और कॉग्निशन और इमोशन, ठीक है, इसमें नकारात्मक सहसंबंध होता है। कैसा? नकारात्मक सहसंबंध होता है। जो सांवेगिक स्थिति होती है ना, संवेग की स्थिति में, संवेग की दशा में व्यक्ति का जो विचार होता है या तो शिथिल हो जाता है या तो खत्म हो जाता है। ठीक है, बुद्धि और विवेक और चिंतन और तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर एकदम से नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति उच्च सांवेगिक दशा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। बात समझ आई? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विकास के व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास के व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उसकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही, वंशानुक्रम और पर्यावरण, वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल होता है।
व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है या फिर अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम होता है, दोनों के इंटरेक्शन से। इसीलिए व्यक्ति विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की परस्पर अंतरक्रिया को समझना जरूरी होता है, दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, क्रमिक होता है, धीरे धीरे घटित होता है, ये दोनों भी सही हैं। और विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर ये विकल्प आपका सही नहीं है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विकल्प आपका सही होता है। व्यक्ति का विकास देखिए, जिन जिन सिद्धांतों का अनुसरण करता है वो है कि विकास की प्रक्रिया देखिए निरंतर चलती रहती है बिना रुके, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति और दिशा जो होती है भिन्न भिन्न होती है, ये भी है, ठीक है। और विकास रेखीय और स्थिर दर से ना होकर के चक्राकार ढंग से होता रहता है। विकास कैसा होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये विकास के सिद्धांत में है, ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी है, और क्रमिक होता है, ये भी है। विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव है, ये भी है, लेकिन विकास की सटीक गति और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसे लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने में ना मुझे बहुत ही मेहनत लगी, बहुत ही ज़्यादा, कैसे कैसे क्वेश्चन कलेक्ट हुए, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, तो आप लोग नहीं समझ सकते। बहुत ही मेहनत के साथ हर पेपर से इसमें इतना आया, इसमें इतना आया, एक तो पता नहीं क्वेश्चन याद ही नहीं रह जाता। हाँ, तो कुछ मेमोरी बेस्ड, कुछ ऐसे, तो बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बस आपकी पढ़ाई में, आपके एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिल सके, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया हो, और साथ ही साथ में आप लोग एक बार प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे बस, और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग सफल ज़रूर होंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज का सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। आज का सवाल है, केरल में जमीन के नीचे एक फल उगाया जाता है जिसे यहाँ के लोग उबाल करके खाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में जो संज्ञानात्मक विकास दिया उसमें कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ये 2 क्वेश्चन के रिप्लाई आपको नीचे कमेंट करके बतानी है। और इसी के साथ ही मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।